किसी को क्लोथिंग ब्रांड खोलना है तो वो 4-5 आउटलेट से जाकर के बस सोर्स करके बेचना शुरू कर रहे हैं, और अब जैसे किसी को पहनना है वो अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कस्टमर है, फाइनल कस्टमर, वो कहीं ना कहीं आप जैसे बड़े ब्रांड्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा एक चैलेंज है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज हमारा रिटेल मार्केट नहीं है आज की डेट में। आपने रिटेल ब्रांड में सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक क्या महसूस किया, जो दिखने में तो बहुत ग्लैमरस लगता है लेकिन अंदर से उसका जो सच है वो बाहर नहीं आ पाता है? ग्लैमरस क्या है, लोगों को बहुत इजी लगता है। जनरेशनल बिजनेस में सबसे बड़ा जो माइंड शिफ्ट है या फिर एक तरीके का डिसएग्रीमेंट मैं बोलूँगी कि जो आ जाता है कि मतलब बच्चे ने बोला नहीं पापा आप गलत जा रहे हो, अब पापा ने बोला नहीं बेटा आप मेरे हिसाब से चलो, वो आप क्या फेस करते हो अपनी फैमिली बिजनेस? तो सर जैसे इनिशियल ईयर्स में क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा, कैपिटल का कि कस्टमर ट्रस्ट का कि वेंडर्स का, सप्लायर्स का, किस चीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज रहा? तो वो ट्रस्ट जमाने में हमें जो 10-12 साल की जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को उसमें मेहनत करनी। मतलब आपको सबसे ज़्यादा इशू जो हुआ है वो कस्टमर ट्रस्ट पे हुआ है। सर जैसे आपने मेंशन किया कि आपके 6 भाइयों ने मिल करके अपना अपना पार्ट निभाया है, तो कभी आप लोगों में आपस में लड़ाई, तनाव, डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते थे? फैमिली बिजनेस में जब जनरेशंस एंटर करती हैं तो बहुत मेजर डिसएग्रीमेंट्स होता है जो दिखने में बाहर से नहीं पता चलता है, मतलब बाहर से ऐसा लगता है सब फैंसी है लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को पता होता है। तो वो कुछ ऐसा चैलेंज जो आप बताना चाहोगे जो कहीं ना कहीं हर दूसरा फैमिली बिजनेस करता है सफर इस चीज में? पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमेशा एक ही चीज को बोलते थे, खुद को सुधारो और आप अपने आप लोग सुधर जाएंगे। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? शानदार। बहुत अच्छा लगा मुझे कि फाइनली आप अपना कीमती समय अपने बिजी स्केड्यूल से निकाल के हमारे साथ बातचीत विद जेके के साथ फाइनली एक कॉन्वर्जेशन करने जा रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है कि आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगी आपके आंसर्स से, आपकी बातों से और आपके एक्सपीरियंस से। तो शुरू करते हैं। श्योर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से इंडिया में जो क्लोथिंग मार्केट को लेकर के एक फेज चल रहा है वो क्या सर्वाइवल फेज चल रहा है या ग्रोथ फेज चल रहा है? एक्चुअल जो अपना है सर्वाइवल तो नहीं बोल सकते, ये ग्रोथ फेज चल रहा है। सर्वाइवल का तो नहीं है। अब तो इंडिया गोज टू फैशन में भी बहुत आगे जा रहा है, सब चीजें। मतलब किस तरीके के फैशन में आगे जा रहा है, मतलब कैसे? नहीं, पहले जो इंडिया का एक था कि मुझे जैसा लगता था कि लोग पहले केवल एक कपड़ा शादी पे ही खरीदते थे या कोई एक आध सेलिब्रेशन में खरीदते थे, तो अब वो बदलाव आ चुका है। अभी वो हर छोटी मोटी खुशियों के लिए अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार बैठे हैं। कि उनको मतलब प्रॉपर पिक्चर्स भी क्लिक करनी है और प्रॉपर हर तरीके का मतलब आप कहना चाह रहे हो कि कंज्यूमर फिट हो मुझे रहा है? लगता है सोशल मीडिया के कारण ना वो हर समय अपने आप को फिट और हर समय एक्टिव दिखाना चाहता है, तो कहीं से भी उसके दिमाग में ये चीज़ ना रहे कि मैं कहीं से पीछे हूँ या मैं किसी इवेंट में नहीं जा पा रहा हूँ, या तो हर समय वो एक्टिव है। तो और ये बहुत अच्छी एक बात है हमारे फैशन इंडस्ट्री के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पहले एक केवल एक रिच क्लास में होता था, अभी तो मुझे लगता है एवरीबडी गो टू फैशन और हर समय अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत अच्छी हमारी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन सर जैसे आपने अभी बोला कि हर इंसान को कहीं ना कहीं अब ये चीज़ लग रही है कि मुझे मतलब पिक्चर्स क्लिक करने की वजह से या ऑनलाइन अपने आप को दिखाने की वजह से कि मुझे तैयार होना है, मुझे इस इवेंट पे जाना है, मुझे पिक्चर्स क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डालनी है, बट कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों ने ऑनलाइन दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके का प्रेशर है वो क्या रिटेलर्स पे नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग बढ़ गई है? नहीं, देखिए ऑनलाइन बाइंग है, लेकिन जो हम लोग जिस पोटे पे काम कर रहे हैं उसमें ऑनलाइन बाइंग से जस्ट वो एक फैशन का आइडिया लेता है जस्ट, लेकिन उसको जब बाइंग करनी आती है तो वो ऑफलाइन स्टोर पे ही आता है। ऑनलाइन से जस्ट वो अवेयर होता है ये चीज चल रही है। पहले केवल आज से जब पहले हम लोग अब 20-25 साल पहले हम लोग काम करते थे तो केवल बॉलीवुड की पिक्चर से ही वो लेता था रेफरेंस। हाँ, रेफरेंसेस लेता था, किस स्टार ने क्या पहना है, किस हीरोइन ने कौन सी साड़ी पहनी है। और आज की डेट में वो पहले पिक्चर जाता था फिर आता था, वो इतना टाइम टेकिंग जॉब था। और अब तो सेकंडों में सब कुछ हो रहा है। और पहले वो लिमिटेड लोगों के लिए था, अभी वो हर क्लास में है। ये कपड़े के लिए बहुत अच्छी बात है। कपड़े के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर जैसे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन बाइंग की वजह से, मॉल्स कल्चर की वजह से, हर चीज़ की वजह से, क्योंकि आजकल हर
किसी को कहीं ना कहीं इस क्लोथिंग इंडस्ट्री में कैसे भी घुसना है, तो ये जो जैसे पुराने ब्रांड्स हैं जिनका नाम है इंडस्ट्री में ऑलरेडी, तो क्या उनकी वजह उन पे ये प्रेशर नहीं आ रहा है कि जैसे कि लेट्स से कि किसी को क्लोथिंग ब्रांड खोलना है तो वो 4-5 आउटलेट से जाकर के बस सोर्स करके बेचना शुरू कर रहे हैं, और अब जैसे किसी को पहनना है वो अफोर्ड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, पर वो पहन रहा है, मतलब ले रहा है, तो जो मतलब कस्टमर है, फाइनल कस्टमर, वो कहीं ना कहीं आप जैसे बड़े ब्रांड्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, ये थोड़ा एक चैलेंज है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज हमारा रिटेल मार्केट नहीं है आज की डेट में। क्या है ना, वो जो कस्टमर है उसको मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, क्या काम कर रहा है। रिटेल एथनिक में एक बहुत बड़ा ये अभी गैप बाकी है। गैप बाकी है। यस, Exactly. श्योर गैप बाकी है क्योंकि कस्टमर पैसा तो आज से जो हम अपने स्टोर की बात करें, उसको 10,000 में ड्रेस चाहिए, तो लेकिन बहुत बार उसको लगता है कि 10,000 में इनके यहाँ ऊपर है, कॉस्टली है, और वो नॉर्मल दुकानों से खरीद लेता है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो उसको क्या है ना, वो रेंज भी नहीं मिल पाता, वो क्वालिटी भी नहीं मिल पाती, और उसको वो अभी अवेयरनेस कम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में एक एथेनिक ब्रांड के अंदर भी, एक शहर के अंदर हम लोग की ब्रांडिंग हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे वो आराम से अपने बजट में या अपने पोटे में आराम से बाइंग कर सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है, और इसको हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग लोगों तक पहुँचे। तो मतलब आप चाहते हैं कि इस गैप को कहीं ना कहीं आपके थ्रू फुलफिल किया जा सके। यस, आई एम श्योर, बिल्कुल है। और हम चाहते हैं कि लोग अपने जो पैसे खर्च कर रहे हैं उनको पूरा का पूरा उसका फायदा मिले, और वो जो खरीद रहे हैं उसका वो लुक भी वैसा ही हो जैसे लोग आज की डेट में स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, या किसी चीज़ों में कहीं से भी, यहाँ वो बॉलीवुड को कुछ देख रहे हैं या अपने अंदर कुछ पेस्ट्री के लोगों को देख रहे हैं, तो वो चीज़ें उनको मिलती रहे। बिल्कुल सही बात है। सर, जैसे आपको इतना साल हो गया इस इंडस्ट्री में, तो किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है स्क्रैच से, तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने एक्सपीरियंस को लेकर के कि कैसे आपने स्टार्ट किया सिंध फैशन ब्रांड को, और उस टाइम पे आपके फादर साहब ने कैसे स्टार्ट किया और उनसे आपने क्या लर्निंग्स ली हैं? देखिए, जिसको काम शुरू करना है ना, तो वो किसी को भी उसकी लाइन के अंदर से ये आवाज़ आती है कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि ये अपने से आवाज़ आती है कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे लेडीज़ लाइन में जाना है, मुझे मेंस में जाना है या वुमेन्स में जाना है। तो किसी को कोई इसके लिए कोई लर्निंग कॉलेज नहीं है। जैसे हम लोग तो एक क्या होता है, एक अपने फादर की उससे आए कि फादर साहब की दुकान थी तो हम लोग उस पे बैठते थे। अपने कॉलेज टाइम में जाते थे हम लोग कॉलेज टाइम से चले जाते थे, सुबह का कॉलेज होता था, 11 ओ क्लॉक पे हम लोग स्टोर पहुंच जाते थे, और फिर शाम तक हम लोग रहते थे, फिर रात में चले जाते थे, सुबह 6 बजे फिर कॉलेज जाते थे। तो एक अलग था, तो एक जुनून आ गया कि नहीं यार, इस लाइन में तो बड़ा मज़ा है, अब इसको आगे बढ़ाना है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसके लिए उसको अपने जो भी उनके पीछे से काम आ रहा है, उस काम को देखते हुए कोई भी लाइन हो तो वो ईज़िली कर सकता है। मतलब सिर्फ अंदर जज्बा होना चाहिए अंदर आपके जज़्बा अंदर। होना चाहिए, और तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है। तो सर, जैसे सिंध फैशन की जब शुरुआत हुई थी आज से 25 साल पहले, तो 25 साल पहले क्या देख करके शुरुआत की गई थी? क्योंकि आज से 25 साल पहले तो मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ भी ऐसे लोगों के दिमाग में फैशन वगैरह को लेकर के बॉलीवुड के उसमें था, बट ऐसे कॉमन लोगों को ये डायरेक्शन देना कि हाँ आप भी पहन सकते हो वो कपड़े और अपने आप में सुंदर फील कर सकते हो, कैसे स्टार्ट हुआ वो आइडिया? नहीं, पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो सिंध है ये कम से कम पार्टीशन के बाद का ब्रांड स्टार्ट है। अच्छा। इसको लगभग 60 साल हो गए हैं। 60 साल। हाँ, फैशन तो बाद में आया जरूर, लेकिन सिंध क्लॉथ हाउस जो फर्म था, जब वो पार्टीशंस हुए थे, भारत पाकिस्तान हुआ था, तब हमारे फादर लोग आए थे, और उन्होंने यहाँ पे आके काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया। एक छोटी सी गुमटी से दुकान शुरू की, एक लकड़ी का छोटा सा जैसे होता था, वो एक स्टॉल पे कपड़ा लगाते थे। धीरे धीरे फिर उनको एक दुकान लिया 20 बाई 10 का, 200 फुट का दुकान, उस पे लाके मेहनत करने लगे। धीरे धीरे करके, तब तो हम लोग बहुत छोटे थे, और मैं शायद 4th 5th में भी नहीं होऊंगा, ऐसा ही था, हम लोग का बहुत प्राइमरी स्कूल में था। और तब से वो उन्होंने काफ़ी, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा विज़न था। तो पहली बार जब वो फिर उन्होंने क्या किया, जब वो लखनऊ का, पहले तो मार्केट कानपुर का ही हुआ करता था, उन्होंने दिल्ली से और अपनी बॉम्बे से बाइंग शुरू की। तब हमारे अंदर एक उन्होंने एक नया जज्बा भरा, और हम लोग को साथ, तब तक हम लोग भी कॉलेज से स्टोर में आना शुरू हो गए थे। ये 92 की बात है।
90s की बात है। तो अब हम लोग कॉलेज से आने लगे और पिताजी के साथ रहे, वो फिर हम लोग को दिल्ली ले गए। फिर हम लोग दिल्ली से बाइंग करने लगे, तो थोड़ा दिल्ली ऑलमोस्ट इंडिया का एक बड़ा हब था, तो ज़्यादातर लोग यहाँ अगल-बगल से ही बाइंग करते थे। तो हमारे अंदर कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ी, कस्टमर काफ़ी आने लगा। तो उसके बाद फिर हम लोग जब उसी को बढ़ाने लगे, तो ब्रांड तो 60 साल पुराना है। फैशन में भी हम लोगों ने 92 में स्टार्ट किया। अच्छा, ओके, मतलब इतने पुराने समय से ये सब चला आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लिया जा रहा है। हाँ, और शायद हमको ये भी पिताजी लोग बताते थे कि जब हम लोग सिंध में थे, तो वहाँ पे भी हम लोग का कपड़े का ही काम हुआ करता था। अच्छा। तब वो शायद ये भी बताते थे दादा परदादा लोग कि कंधार से वो चाइना रूट पे भी जाते थे, मतलब कपड़े का तो काम हम लोग के यहाँ शुरू से ही रहा है। वो मतलब कि सिल्क रूट एक था, एक चाइना से, तो कंधार से चाइना तक वो कपड़ा तब भी हमारे दादा परदादा लोग सिल्क विल्क लेके जाया करते थे ईरान तक। तो आपने स्टार्टिंग से ही आपके ब्रांड का थीम रिटेल थीम ही रहा है सर? हाँ, शुरू से कपड़े के काम में ही थे हम लोग यहाँ। तो आपने रिटेल ब्रांड में सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक क्या महसूस किया, जो दिखने में तो बहुत ग्लैमरस लगता है लेकिन अंदर से उसका जो सच है वो बाहर नहीं आ पाता है? ग्लैमरस क्या है, लोगों को बहुत ईज़ी लगता है कि ये ड्रेस हटा दो, ये ड्रेस रख दो। उसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्ट है। उसमें कितने लोगों का हाथ है, पहले कपड़ा बुना जाता है, फिर बनता है, फिर वो उसका प्रोसेस होता है, फिर वो उसकी डिज़ाइन सेट होती है, उसके बाद वो मशीनों पे आता है, डिज़ाइनर उसको सेट करता है, मतलब उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। तो वो लोगों को लगता है कि बहुत ईज़ी है, लेकिन वो है नहीं। एक स्टिच आने तक एक पूरी मतलब कि 7-8 लोगों की चेन है, और उसके बाद एक कपड़े का प्रोडक्ट रेडीमेड तैयार होता है। तो पूरा प्रोसेस सर आप बताओगे, क्योंकि मुझे सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या एक प्रोसेस होता है जो आप फॉलो करते हो? नहीं, प्रोसेस तो देखिए, सबसे पहले वो यान का रूप होता है, और यान के बाद वो कपड़ा जाता है, वो एक अपन प्लेन यान में कन्वर्ट होता है, ऑफ वाइट कपड़ा होता है। उसके बाद लोग डिज़ाइनिंग उस पे कराते हैं कंप्यूटर से। आजकल तो कंप्यूटर से डिज़ाइनिंग्स होती हैं सारी। किसी को साड़ी का प्रिंट है, या जिस तरह के सूट्स के प्रिंट हैं, या जो भी एक्सट्रैक्ट चाहिए, फ्लावर चाहिए, जितने भी तरह के हैं, वो बाहर से लोग, जितने भी इसमें जो बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी ऑल वर्ल्ड घूमते हैं। पेरिस का फैशन शो होता है, उसमें से डिज़ाइनिंग आती है। हर जगह से, पूरा जहाँ इटली से जाते हैं, हर जगह से वो प्रिंट्स और फ्लावर्स डिजिटल, आज की तो एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई। तो पीछे काफ़ी मेहनत है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ सोच लिया और बन गया। तो उसके पीछे वो पूरा वर्ल्ड का कहाँ पे क्या बेस्ट बन रहा है, चाइना जाते हैं, कोरिया जाते हैं, साउथ कोरिया से भी काफ़ी प्रिंटिंग का और मटेरियल एम्ब्रॉयडरी का, और जहाँ तक मुझे मालूम है पेरिस, इटली, पूरे वर्ल्ड वाइड वो कहीं से भी अच्छी से अच्छी चीज़ें लाने के पीछे यहाँ पे मेहनत करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर का तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, वो इतनी मेहनत करता है, तब जो अपने को एक पीस रेडी दिखता है। तो हमें तो बस ऊपर से रेडी दिखता है, लेकिन उसके पीछे लंबी चेन काम करती है। लंबी चेन काम करती है, मतलब इसके पीछे का जो ऑपरेशन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली चलता है। हाँ। और अगर एक पैनल भी उस सिस्टम से मिसिंग है तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस एंड यूजर तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जैसे मैं किसी स्टोर पे जा रही हूँ, मुझे 4 तरीके की चीजें दिख गई, मैं तो ऐसे रिजेक्ट कर दूंगी, बट कहीं ना कहीं उस पीस के पीछे जो मेहनत होती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल मेहनत होती है। देखिए, अपना भारत एक है विशाल, अलग अलग संस्कृति है। एक साउथ की भी साड़ी आ गई, तो जैसे एक बंगाल का भी साड़ी है, एक आपका आंध्रा का भी साड़ी है। तो कस्टमर के सामने तो हर चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर, एक रिटेलर जैसे हम लोग हैं, तो पैन इंडिया बहुत टूर करते हैं, और इतना टूर करते हैं कि कहीं से भी कोई अच्छी से अच्छी चीज़ लाके अपने कस्टमर के सामने लाते हैं। कोशिश करते हैं कि उसको जहाँ का भी, जिस भी रीजन का बेस्ट प्रोडक्ट हो, वो सामने प्रोड्यूस करें। तो एक ये मेहनत हम लोग की है कि पूरे पैन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा घूम के, और बहुत बार कस्टमर को एकदम से हटा देता है, लेकिन हम लोग को उससे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि वो भी एकदम से कैसे पसंद कर ले, तो मैं तो नहीं उसको गलत मानता। और यही चीज़ तो हम लोग को सिखाती है। तो मैं तो इसको और पॉजिटिव में लेता हूँ कि अगर कस्टमर कोई ना कर रहा है, तो हो सकता है मुझे और कुछ इम्प्रूव करना हो। तो मैं तो इस कस्टमर को एक स्टूडेंट की तरह मानता, मैं अपने आप को स्टूडेंट की तरह मानता हूँ आज भी। कि भैया अच्छी बात है, इन्होंने कुछ सिखाया हमें, तो हम इसको और बेटर करते हैं।
ऐसे दर-दर हम लोग कस्टमर्स ने ही हम लोग को सिखाया है। इसमें हम लोग को कोई भी पार्ट नहीं है। ये आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, क्योंकि अगर इस एज में भी आपकी ये थॉट प्रोसेस है कि मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ अपने कस्टमर के नज़रिए के हिसाब से, और मैं सीखना चाहता हूँ या सीखता हूँ कि मेरा कस्टमर क्या पसंद करता है क्या नहीं, तो उस हिसाब से, क्योंकि जैसे जो हम जेनजीज हैं, मतलब स्पेसिफिकली जेनजीज की मैं बात करूँ, तो जेनजीज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि ईगो पे ले लेते हैं कि ठीक है नहीं पसंद आया कोई बात नहीं हटा दो, उस पे काम नहीं करते हैं। पर ये जो चीज आपने बताई है ना, ये एक्चुअली एक टेक अवे है हमारे लिए भी, कि हमें एज अ स्टूडेंट अपने कस्टमर को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसे क्या पसंद है क्या नहीं, उस पर और मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए मेरे बड़े भाई साहब हमेशा बताते हैं कि देखिए, एक वॉरेन बफेट करके अगर आपने देखा, अमेज़न को बनाने वाले, तो उसने तो एक ही चीज़ है कि उसने तो रिटर्न से ही बिज़नेस सीखा। हम्म आज ऑनलाइन में जितना रिटर्न आता है, और जो एक हम लोग की इंडियन मेंटालिटी है कि रिटर्न करेंगे तो कस्टमर से नाराज़ हो जाएँगे, नहीं होगा, ये होगा। और आज उस बंदे ने पूरे वर्ल्ड को सिखा दिया कि रिटर्न में भी बिज़नेस होता है। हम्म तो हम लोग तो रिटर्न कस्टमर पे पहले कहते थे भैया क्यों करेंगे, तो हम लोगों ने तो काफ़ी कुछ सीखा। कस्टमर को हमेशा प्राइम रखते हैं। आज कभी भी हम लोग हेजिटेशन या किसी तरह का नहीं है, कस्टमर को नहीं पसंद है कोई बात नहीं, फिर आइएगा मैडम, फिर देख लेंगे। मतलब सर्विस ही इसमें सबसे बड़ा मेरे को लगता है, इस हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है। सर्विस लाइन ही है। जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसको लगता है कि हमें आया है तो कस्टमर को देना है। कस्टमर का बहुत बार मन होता है, आज देखता है उसको 3 महीने बाद पहनना है, 4 महीने बाद पहनना है, 6 महीने बाद पहनना है। उसके मन में आया कि मार्केट में क्या है, क्योंकि उसको बेस्ट दिखना है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कहीं ना कहीं एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए उसके बाद की आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत मैटर करती है। आफ्टर तो मेरे को बहुत कम लगता है, लेकिन बिफोर बहुत, वो 3-4 बार, एक बार आता है, एक बार आके देख के गया, अब की बार क्या है। सपोज आपके यहाँ कोई अप्रैल मई में शादी है, तो वो जनवरी से देखना शुरू कर देता है, अक्टूबर से क्या आ रहा है, क्या ट्रेंड में है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे कुछ और नया बन रहा हो। कस्टमर की एक बहुत ज़्यादा अंदर से वो है, एम्बिशियस है कि, तो हम लोग तो इसको बहुत रेगुलर मानते हैं। और नॉर्मल क्या है, इंडस्ट्री में एक बड़ा चेंज है कि अगर कस्टमर घुसा है तो उसको कुछ बेच के देखें, तो वो चीज़ से तो हम लोगों ने कभी काम ही नहीं किया। और जैसे सर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनरेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, और जेनजीज हैं, और आपका तो लेगेसी बिजनेस चला आ रहा है, तो जनरेशनल बिजनेस में सबसे बड़ा जो माइंड शिफ्ट है या फिर एक तरीके का डिसअग्रीमेंट मैं बोलूंगी कि जो आ जाता है कि मतलब बच्चे ने बोला नहीं पापा आप गलत जा रहे हो, अब पापा ने बोला नहीं बेटा आप मेरे हिसाब से चलो, वो आप क्या फेस करते हो अपनी फैमिली बिजनेस में? तो मैं बहुत बार अपने घर में, मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं बोलता हूँ आप अगर जेनजीज हो तो मैं जेनजीज का फादर हूँ। जैसे आप करते हो तो मैं भी सीख जाता हूँ कि बच्चों को जैसे है तो उस हिसाब से आपको कन्वर्ट करते हैं। उसमें मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा सीखे हुए हैं, हमसे ज़्यादा लर्नेड है, तो इस चीज़ को बहुत ईजिली एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरे लिए और ग्रोथ का रास्ता खुलता है। तो ऐसा क्या है जो आपने अपने बच्चों से सीखा है और आपके बच्चों ने आपसे सीखा है, मतलब मेजर लर्निंग इन पूरे सालों में जब से आपके बच्चों ने ज्वाइन किया है फैमिली बिजनेस को? देखिए क्या है ना, आज हम लोग ने एक एक हम लोग का जो जितना टेक था, टेक आने पे, बच्चों के आने से काफ़ी सोशल हमारी मार्केटिंग और हमारे इंस्टाग्राम या हमारे ऑनलाइन पे जाने में बच्चों का बहुत बड़ा रोल था। हम लोग तो ऑफलाइन पे ही कर रहे थे, तो अभी तक ऑफलाइन पे था। ऑनलाइन का जो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो हमारी टीम ने, हमारे बच्चों ने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से देख लिया है। देख लिया, और मेरे ख्याल से दोनों बच्चे बाहर गए, पढ़ के आए, सब लोग देखा कि क्या करना है, कि बड़े बड़े ब्रांड कैसे कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है पूरे उस सिंध के अंदर। ऑनलाइन में भी आने का पूरा हम लोग के यहाँ चल रहा है। और ऐसा क्या है जो आपसे उन्होंने सीखा है? ये क्वेश्चन तो उन्हीं के ऊपर सूट करता है। तो सर इनिशियल ईयर्स में क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा, कैपिटल का कि कस्टमर ट्रस्ट का कि वेंडर्स का सप्लायर्स का, किस चीज का सबसे बड़ा चैलेंज रहा? जब हम लोगों ने 92 में स्टोर खोला लेडीज़ का, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। हर कस्टमर कहता था कि अमीनाबाद जाऊँगा, मैं अजयगंज जाऊँगा, वहाँ बड़े-बड़े स्टोर हैं, यहाँ पे तो आप क्या दिखाओगे मुझे? तो वो एक हमारा फ़ेज़ बहुत ही वो वाला था, जिसमें हमने बहुत स्ट्रगल किया। हम अच्छी-अच्छी चीज़ें पैन इंडिया से लाते थे, लेकिन कस्टमर हर बार कहता था नहीं, एक बार मैं और भी देख लूँ, इधर भी देख लूँ। अच्छे प्रतिष्ठित ब्रांड थे, जो 40-40 साल हमसे पुराने काम कर रहे थे। तो वो ट्रस्ट जमाने में हमें जो 10-12 साल की जर्नी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को उसमें मेहनत करनी पड़ी। मतलब आपको सबसे ज्यादा इशू जो हुआ है वो कस्टमर
ट्रस्ट पे हुआ है? हाँ, कस्टमर को लगता था कि आलमबाग है, तो एक ज़माने में आलमबाग को गाँव ही बोला जाता था, यहाँ पे क्यों शहर की चीज़ें मिलेंगी। और शायद ये बात सही भी कहते थे, क्योंकि हम लोग भी अपने घर में बात निकलती थी, हाँ भाई शहर जा रहे हैं तो कोई काम बताओ। तो हमारे मुँह से भी ये निकलता ही था कि शहर जा रहे हैं, बताइए काम कुछ। तो हजगन या अमीनाबाद को ही शहर माना जाता था। आलमबाग काफ़ी बैकवर्ड था उस समय। तो सर, जैसे आपने मेंशन किया कि आपके 6 भाइयों ने मिल करके अपना-अपना पार्ट निभाया है। तो कभी आप लोगों में आपस में लड़ाई, तनाव, डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। कोई भी कोई लड़ाई-वड़ाई का तो मतलब ही नहीं उठता। चले बड़े भाई आए, फिर मैं, मेरे बीच में वीरेंद्र भाई आए और मैं आया। तो बाकी तो बच्चे और भाई छोटे थे, तो वो उस समय उतना बिज़नेस में सिंध में नहीं इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसा कभी नहीं आया कोई कोई लड़ाई। फिर धीरे-धीरे करके हम लोग और लाइन में भी गए। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में भी हम लोगों ने अपने शोरूम खोले। तो और 2 भाई हमारे उसमें शिफ्ट हो गए। फिर इस तरह से काम चलता रहा। तो कभी भी रिटेल के लिए तो हम लोग समझ लीजिए, एक हम लोग क्या अपने आप में ही अंदर बहुत अच्छी टीम थी। तो लोगों के लिए लड़ाई तो छोड़ दीजिए, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो हम लोग कभी भी कोई भी डिस्कशंस होता था तो हम लोग आपस में बैठते थे कि कैसे करना है काम, कस्टमर को चैलेंज कैसे करना है। तो ये तो हमारी एक स्ट्रेंथ है। कि आपकी मतलब आपस में सबकी यूनिटी है। हाँ, यस। लेकिन सर, आपके हिसाब से फैमिली बिजनेस में जब जनरेशन्स एंटर करती हैं, तो बहुत मेजर डिसएग्रीमेंट्स होता है जो दिखने में बाहर से नहीं पता चलता है। मतलब बाहर से ऐसा लगता है सब फैंसी है, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को पता होता है। तो वो कुछ ऐसा चैलेंज जो आप बताना चाहोगे, जो कहीं ना कहीं हर दूसरा फैमिली बिजनेस करता है सफर इस चीज में? इसमें हमारे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमेशा एक ही चीज़ को बोलते थे, खुद को सुधारो और आप अपने आप लोग सुधर जाएँगे। तो उनका एक हमारा पंचलाइन हमेशा था। तो आप ये कभी भी नहीं बोला करते थे कि तुम उसको बोल दो या, तो हम लोगों ने अपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से है, तो खुद को ही डेवलप करने में रहते थे, किसी को कुछ बोला नहीं करते थे। कोई भी काम होता था, ठीक है। हमारे पिताजी ने कभी हम लोग को मना नहीं किया, तो हमने भी अपने छोटे भाइयों को कभी कुछ मना नहीं किया। तो इस पॉलिसी पे काम किया तो ये चैलेंज नहीं आया है, शायद अभी तक ईश्वर की कृपा यही है। और सर, मैं आपसे सिंध की जर्नी के भी बारे में पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं देखती हूँ कि मैंने और किसी ब्रांड को तो ऑनेस्टली इतना नहीं देखा है, क्योंकि मैं खुद भी लखनऊ से हूँ। तो मैंने देखा है कि सिंध कहीं ना कहीं हर जगह हर तरीके के कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे अमीनाबाद, या फिर कोई वेस्टर्न जगह हो, जैसे मॉल्स में भी आपने अपने आप को अक्वायर किया हुआ है। तो ऐसा क्या आपकी यूएसपी है जो इस लेवल पे आपने एक्सपैंड किया है? बिल्कुल आपने सही बोला कि हम लोगों ने अपने ब्रांड को ट्रेडिशनल मार्केट में भी एक पोजीशन दी है, और एक जो आजकल का बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है, या बिल्कुल आज की डेट में लोग मॉल्स में जाना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं जाना चाहते। जो शहर में बाहर से कस्टमर्स आते हैं, वो बहुत लोग, हमारी वैरायटी ऐसी है, वो लेना तो चाहते हैं, लेकिन अमीनाबाद और अपने ट्रेडिशनल मार्केट में ड्यू टू पार्किंग नहीं आना चाहते हैं, उनको दिक्कतें हैं रोड की। तो हम लोगों ने अपने ब्रांड को इस तरह से इस्टेब्लिश किया कि मॉल्स में भी, जो कि ये बहुत टफ काम है, कोई कोई भी लोकल स्टोर मॉल में इतनी जल्दी स्टोर नहीं खोलते हैं, लेकिन हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मॉल में इस तरह से स्टोर बनाए कि आज हमारा ट्रेडिशनल कस्टमर भी मॉल में इजीली आता है और बाइंग करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिंध का एक यूएसपी है कि उसने समय के साथ अपने ये बदलाव को पूरा किया, क्योंकि जनरली लोग ट्रेडिशनल मार्केट से मॉल की ओर कम स्टोर जा पाते हैं। तो ये हमारी टीम ने बहुत अच्छा, सिंध परिवार ने कोशिश की और इसमें हम सक्सेस भी हैं। तो मॉल में सबसे पहले हमने फिनिक्स में स्टोर खोला। फिनिक्स की सफलता के बाद हम लोगों ने फिर लुलु में भी स्टोर खोला, और अब चाहते भी हैं सारे मॉल वाले कि आप हमारे स्टोर्स में आइए, हम लोग के मॉल्स में। तो एक ये हम लोगों ने जो कस्टमर्स की नीड है, जो बहुत कस्टमर चाहते थे हम लोग को, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट नहीं पहुंच पाते थे, तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत हम लोगों ने अच्छी कस्टमर्स के लिए एक बहुत बढ़िया सा एक ऑप्शन दिया है कि वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा फैब्रिक लेने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट में जाएँ। और सर, जैसे आपका सिंध एम्पोरियो भी इस टाइम पे नॉर्थ का देखा जाए तो सबसे बड़ा एक तरीके का कुटियोर आपने एस्टैब्लिश किया है। तो वहाँ पे क्या एक्सक्लूसिविटी आप दे रहे हो जो बाकी सारे आपके स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है? सिंध एम्पोरियो हम लोग का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। शायद ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्टोर है, और इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इसके बाद जाके ही आप देख सकते हो कि इसमें क्या नहीं है। इसमें हम लोगों ने एक अपनी ताकत के हिसाब से पूरे इंडिया से बेस्ट लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। जैसे मेंस वियर में एक हमारा ब्रांड है कोरा करके, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा ब्रांड है।
पैन इंडिया में उसके स्टोर है, उसको लाए। एक बसंती है, वो भी पैन इंडिया का ब्रांड है, उनको भी लाए। और पूरा फ्लोर सिंध के भी हैं, उसमें 3 फ्लोर। तो हम लोगों ने उसमें ना कस्टमर को पूरा, उसमें उसको कितनी ब्राउजिंग करनी है, क्या ड्रेसेस देखनी है, हर तरीके से उसमें हम लोगों ने उसमें पूरा एक, मतलब आप कैसे बुलाएं कि एक दिल्ली और मुंबई को वहाँ पे हम लोगों ने इकट्ठा करने की कोशिश की है। कि जो कस्टमर पहले जाता था कि यार दिल्ली में जाके कुछ देखते हैं, मुंबई जाके देखते हैं, तो हमने उस चीज़ को समझा और उसके हिसाब से हमारी पूरी टीम ने और हम लोगों ने उसको मिल के एक सिंध एम्पोरियो का एक हम लोगों ने सोचा, और ईश्वर की कृपा से वो आज रन कर रहा है और शहर की सबसे पॉश एरिया मार्केट में है। बट और ये चीज आपने बहुत अच्छी आइडेंटिफाई की है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की को अपनी शादी का दहेज बनाना है या कुछ करना है तो एक जगह पे सब कुछ। लेकिन सर इसके क्या मतलब आप जैसे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के अपने सारे स्टोर्स में इस चीज को लेकर के आप कहीं प्रॉब्लम नहीं फेस करते हो? नहीं, हम लोग की यूनिवर्सल प्राइसिंग रहती है, हर हर का प्राइस हर स्टोर पे सेम रहता है। इसलिए कोई ऐसा, जैसे आप दुनिया के और भी कोई ब्रांड देख लीजिए, अगर वो कहीं पे भी हैं तो एक ही जैसा रहता है वो प्राइसिंग वाला। तो जब हम लोग का काम बिल्कुल फेयर है तो प्राइसिंग तो सब जगह नॉर्मल एक ही टैग होता है। मतलब हर तरीके की प्राइसिंग हर तरीके के कस्टमर के लिए आप कह रहे हो अवेलेबल है? हाँ, मतलब अगर अमीनाबाद में जाएगा तो उसको अमीनाबाद के जैसे आई बॉल्स रहते हैं वहाँ के हिसाब से रहेगा, मॉल में चाहिए तो मॉल वाला रहता है। प्राइसिंग से ज़्यादा हमारे यहाँ लोग फैशन को किस तरह से लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसका बहुत बड़ा एक लोगों का वो रहता है। प्राइसिंग तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं आता है। मेन है कि फैशन हमारे टेस्ट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको हम लोग ज़्यादा उस पर नज़र वो रखते तो हैं। जाहिर सी बात है सर, हर तरीके का प्रोडक्ट अवेलेबल है तभी आपने इस लेवल पे एक्सपैंड किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। तो सर आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं अभी तक, तो मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, सिंध के बारे में कितना कुछ जानने को मिला। और क्योंकि मैं यही बड़ी हुई हूँ लखनऊ में, तो मैंने देखा है सिंध को ग्रो करते हुए, और आज सुनते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर बस अब जैसे आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, तो मैं बस आपसे पूछना चाहूंगी कि 20-22-25 साल के बंदे को जिसे एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना है, उसे आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर उसको ये बिज़नेस शुरू करना है तो मतलब बहुत ही मेहनत और बहुत ही मतलब डिसिप्लिन चाहिए इसमें आपको। मतलब सोचते तो सभी लोग अच्छा है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। विज़न तो आज की डेट में सारों के पास बहुत अच्छा है। मेन चीज़ है उसमें उतरना। तो मुझे लगता है अगर वो उतरेंगे और डिसिप्लिनली जाएँगे तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो उसको वो क्रैक ना कर पाएँ। तो बहुत ईज़िली तो नहीं है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी चाहिए काम के लिए। लगातार रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं इतनी जल्दी, बहुत मतलब वेट करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा पेशेंस का गेम है। जो रिटेल इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा है, इसमें पेशेंस बहुत रखता है कि कस्टमर आता है, नहीं लेता है, फिर कभी 4 लोगों ब तो धीरे-धीरे जब आपका पेशेंस होता है, तो तभी कस्टमर आपके पास मूव करता है, बैक कस्टमर तभी आता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी नई जनरेशन आए, तो वन डे वाली नहीं है कि एक रात में हम स्टार बन जाएँगे या कुछ नहीं, लगातार उसको काम करते रहना पड़ेगा। तब जाके वो लोगों को समझ पाएगा, फैशन की समझ पाएगा, लोगों की नीड क्या है समझ पाएगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन बस एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैंने पर्सनली भी बहुत कुछ सीखा है आपसे, और आगे भी हम ऐसी कॉन्वर्जेशंस करते रहेंगे। ज़रूर, ज़रूर, आपसे मैं हमेशा उपस्थित हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।